बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जिस जुर्म की कहानी मैं सुना रहा हूँ ये वो जुर्म नहीं जो शहरों में होते हैं। शहरों में कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, बैंक डकैती या फराड जैसे जराइम ज़्यादा होते हैं, जबकि देहात में ख़ानदानी दुश्मनियाँ, देरीना अदावत या गैरत की खातिर कत्ल व गारत होती है। इस दुश्मनी की आड़ में दुश्मनों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए एक दूसरे की खड़ी फसल जला दी जाती है और मवेशियों को जहर भी दिया जाता है। इन अहमकाना कार्रवाइयों को मर्दानगी का नाम दिया जाता है। हस्बे साबिक मैं किसी जगह का या मर्द औरत का असल नाम नहीं लिखूंगा। ये वारदात पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद की है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें उस ज़माने के एक बड़े मशहूर पीर का नाम भी आता है। वो पीर तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी गद्दी कायम है और पीरी मुरीदी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। ये पीर उस ज़माने में बड़ा मशहूर था और उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। उसके हज़ारों मुरीद थे जो दूर दराज इलाकों से आते थे। मेरी तैनाती उस पीर के इलाके में कर दी गई। मेरे साथियों और मिलने जुलने वालों में जो उस पीर के मोतक़िद थे, उन्होंने इस तैनाती पर बाकायदा मुझे मुबारकबाद दी थी और रश्क का इजहार किया कि मैं सरकार के साए में जा रहा हूँ। मैं चूँकि शुरू से ही पीरी मुरीदी का कायल नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसी बातों से कोई दिलचस्पी न थी। मैंने जब थाने का चार्ज संभाला तो मामूल के मुताबिक वहाँ के चीदा चीदा लोग मुझे सलाम करने आए। उनमें बाज़ आदि जराइम पेशा भी थे। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मुझे हर एक के बारे में बताता जा रहा था। जब सब लोग चले गए तो मुहर्रिर ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे पीर साहब की खिदमत में हाज़िरी देनी चाहिए। मैंने उसको टालना चाहा, मगर ये पुख्ता उम्र मुहर्रिर बड़ा तजर्बाकार और जहां दीदा था। उसने ये कहकर मुझे कायल कर लिया कि जहां मुअज़्ज़िज़ और पढ़े लिखे लोग इसके हलके में शामिल हैं, वहां जराइम पेशा अफराद भी इस पीर के हाथ में हैं। इसके बाद मैंने इस पीर से मुलाकात का इरादा कर लिया और अगले दिन वर्दी के बगैर सादा कपड़ों में पीर से मुलाकात को चल पड़ा। मुहर्रिर ने मेरी आमद की इतला पीर साहब के कारिंदों तक पहुंचा दी थी। नंबरदार को पता चला तो वो और कुछ मुअज़्ज़िज़ीन दौड़े आए और मेरे साथ चल पड़े। यूँ मैं एक छोटे से जुलूस की सूरत में वहाँ पहुँचा। पहले मैंने पीर के आस्ताने से मुतसिल मज़ार पर फातिहा पढ़ी। वहाँ अकीदतमंदों ने सैकड़ों दिए जला रखे थे और फूलों से कब्र को लाद रखा था। सब्ज़ रंग की बेशुमार चादरें जिन पर कलमा तैयबा, आयतल कुर्सी वगैरह लिखी हुई थी, लोगों ने मज़ार पर चढ़ा रखी थी। नकद नज़र नियाज के लिए लोहे के बक्स रखे हुए थे जिनमें लोग नजराने डालते थे। 2-3 फीट बुलंद एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक अधीड़ उम्र मगर सेहतमंद आदमी बैठा हुआ था। सुर्ख सफ़ेद रंग, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी, कंधों तक लटकते बाल जिनमें तेल लगाकर कंघी की गई थी। उसने सब्ज़ रंग का चुगा और सब्ज़ रंग की पगड़ी बांध रखी थी। एक हाथ में संदल की लकड़ी से बनी हुई तस्बीह और गले में मोटे मोटे दानों वाली मालाएं। ये थे पीर साहब। मैंने करीब जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मजबूरन पीर साहब ने भी बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ाया और गर्म जोशी से मुसाफा किया। मैंने मुसाफे के बाद नरमी से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर पीर साहब ने मेरा हाथ खींचकर बेतकल्फ़ी से मुझे अपने साथ चबूतरे पर बिठा लिया। उसके बाद नंबरदार और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन ने रकू की हालत में झुककर सलाम किया तो पीर साहब ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। सब ने बारी बारी हाथ को बोसा दिया और फिर आंखों से लगाया। उस दौरान मैंने देखा कि जो भी शख्स अंदर आता रकू की हालत में सलाम करता और जब वापस जाता तो उल्टे कदमों जाता कि कहीं पीर साहब की बेअदबी ना हो जाए। मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा अज़ियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं ऐसे कई पीरों के पोल खोल चुका हूँ जो इंसान और अल्लाह के दरमियान रुकावट बने हुए होते हैं। बहरहाल किसी न किसी तरह यह सब बर्दाश्त करता रहा। उसके बाद पीर साहब ने एक ख़ास मुरीद को इशारा किया तो उसने बड़े अदब से एक सब्ज़ रंग की वैसी ही चादर जैसी मज़ार पर चढ़ाई जाती हैं
पीर साहब को पेश की। पीर साहब ने इस चादर से मेरी दस्तार बंदी की। उसके बाद मेरी पीठ पर 3 बार थपकी दी। तुम अब मेरे साए में आ गए हो थानेदार। पीर साहब ने थपकियां देने के बाद कहा, कोई मुजरिम तुम्हारी आंखों से नहीं बच सकेगा। हमारी आंखें देख रही हैं कि तुम तरक्की करोगे और यहाँ से DSP बनकर निकलोगे। इसके बाद पीर साहब ने कुछ और बातें की। मैंने जाने का इरादा ज़ाहिर किया तो पीर साहब ने कहा कि मैं आता जाता रहूं। दूसरे लफ्ज़ों में वो मुझे ये कह रहा था कि उसने मुझे अपना मुरीद बना लिया है और अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं गाहे गाहे हाज़िरी देता रहूं। मैंने उसे बताया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं और अपने फ़राइज़ की अदायगी की वजह से मेरे पास इतना वक्त नहीं निकल सकेगा। सरकार को खुश रखोगे या हमें? पीर साहब ने रऊनत से कहा, दोनों में से किसी को भी नहीं। मैंने सपाट अंदाज में कहा, मैं सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहता हूँ और सरकार मुझे जिस काम की तनख्वाह देती है मैं वो काम ईमानदारी से करता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। सर पर बंधी हुई सब्ज़ चादर पर अगर कलमा ना लिखा होता तो मैंने उतार कर फेंक देनी थी। मैंने वो चादर यूं ही अपने पास खड़े किसी आदमी को थमा दी तो वो आदमी यूं खुश हुआ जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। उस मज़ार के बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई 7 जुमरात तक चिराग जलाए तो उसकी जो भी हाजत हो वो पूरी हो जाती है। लोग दूर दराज के इलाकों से आते और मन्नतें मानते। इनमें देहाती ज़्यादा होते लेकिन पढ़े लिखे और शहरी हजरात भी खासी तादाद में आते थे। इस इलाके में हर तरफ रौनक सी लगी रहती थी। लोग अल्लाह के बाद पीर साहब को मानते थे। मुख्तसर ये कि मैं इसके बाद पीर साहब के दर्शन को न गया। हराम मौत। एक रोज़ सुबह सवेरे थाने इतला आई कि गांव की जनूबी सिमत एक खड्ड में किसी आदमी की लाश पड़ी है। मुझे इतला मिली तो मैं फ़ौरन तैयार होकर थाने पहुंच गया। इतला नंबरदार खुद लेकर आया था। उसके साथ एक देहाती था। उसके बारे में बताया गया कि लाश उसने देखी है। मैंने उस देहाती से कुछ बातें पूछीं और ये यकीन कर लेने के बाद कि उसने इंसानी लाश ही देखी है, 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर मौके वारदात की तरफ चल पड़ा। गांव की जनूबी सिमत कुछ ज़मीन ऊंची नीची थी और काबिल काश्त भी नहीं थी। उस तरफ कम ही लोग आते जाते थे। आमतौर पर गांव के लोग रफ़ा हाजत के लिए खेतों का रुख करते थे। कभी कभार कोई आदमी रफ़ा हाजत के लिए इन खड्डों का रुख भी कर लेता था। ये देहाती जिसने लाश देखी थी रफ़ा हाजत की नीयत से उस तरफ जा निकला था। अभी वो खड्ड के अंदर नहीं उतरा था कि ऊपर से उसकी नज़र लाश पर पड़ी। उसने ज़रा गौर से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि खड्ड में पड़ा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं है तो वो सीधा नंबरदार के घर गया और उसे लाश के बारे में बताया। नंबरदार उसे लेकर थाने आ गया। वो आदमी हमें उस जगह ले गया जहाँ से उसे लाश नज़र आई थी। मैंने देखा 15-16 फीट गहराई में एक आदमी की लाश पेट के बल पड़ी थी। उसने स्लेटी रंग की कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहन रखी थी। एक तरफ नीचे उतरने के लिए ढलवान सी बनी हुई थी। मैं वहाँ से नीचे उतरकर लाश के पास चला गया। लाश की पुश्त ऊपर थी और कमीज़ खून आलूद नज़र आ रही थी। मैंने करीब बैठकर गौर से देखा। लाश के शोल्डर ब्लेड के करीब एक गहरा ज़ख़म साफ नज़र आ रहा था। मेरा तजर्बा यह कहता था कि यह कुल्हाड़ी का ज़ख़म है। लाश से चंद गज परे एक जूती उल्टी पड़ी हुई थी और चंद रंगीन चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। मैंने चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके अपने रुमाल में लपेट कर जेब में डाल लिए। जूती जनाना थी और बाएं पाँव की थी। ये चमड़े की बनी हुई थी और इस पर तिल्ले की तारों से बेल बूटे बने हुए थे। ऐसी जूतियाँ देहात में आम इस्तेमाल होती हैं और इन्हें खुस्सा भी कहा जाता है। जूती की हालत बता रही थी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है और चंद माह पहले बनवाई गई है। चूड़ियों के टुकड़े और जनाना जूती जाए वारदात पर औरत की मौजूदगी को साबित कर रहे थे और ये भी कि कत्ल का बायस औरत ही है। मैंने इर्द गिर्द खुरों का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। वहाँ खुरे आपस में गुडमुड हो रहे थे। इससे जाहिर होता था कि वहाँ अच्छी खासी धींगा मुश्ती हुई है। कुछ खुरे साफ थे। मकतूल के पाँव में पिशावरी चप्पल थी और उसके खुरे अलग साफ पहचाने जा सकते थे। दूसरा खुरा जनाना जूती का था
ان دونوں کھروں کے علاوہ بھی ایک مردانہ جوتے کا کھرا تھا۔ یہ قاتل کا کھرا تھا۔ یہ کھرا ایسا ہی تھا جیسا دیہات میں لوگ عام طور پر جوتے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی۔ بہرحال میں نے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار، اطلاع لانے والے آدمی اور دونوں کانسٹیبلوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے آدمی سے کہا کہ وہ گاؤں سے 2-3 معززین کو بلا لائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ لاش کو پشت کے بل کر دیں۔ پشت کا زخم ایسا نہیں تھا کہ موت کا باعث بن سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ لاش کے سینے اور پیٹ پر خاصے کاری زخم ہوں گے۔ لاش کو سیدھا کیا گیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ لاش کے سامنے والے حصے میں گردن پر ہنسلی کی ہڈی کے نزدیک کلہاڑی کا گہرا زخم نظر آ رہا تھا، اور خاصی گردن بھی کٹ گئی تھی۔ خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ ایک زخم سینے پر بائیں طرف پسلیوں پر تھا۔ یقیناً 1-2 پسلیاں کٹ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کلہاڑی کے وار کا ایک زخم مقتول کے بائیں بازو پر کونہی سے ذرا ادھر لگا تھا۔ یہ زخم اس وقت لگا ہوگا جب مقتول نے کلہاڑی کا پہلا وار روکنے کے لیے بایاں بازو آگے کیا ہوگا۔ موت کا باعث گردن پر لگنے والا گہرا زخم بنا ہوگا۔ مقتول کی عمر 30-32 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ گورے چٹے رنگ اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ خوبصورت جوان تھا، لیکن کسی کی بہن یا بیوی سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے حرام موت مارا گیا تھا۔ میں نے نمبردار کو آگے آ کر لاش شناخت کرنے کو کہا۔ اس نے قریب آ کر لاش کا چہرہ دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ تو جیلا ہے، نمبردار نے فوراً کہا۔ جیلا کون؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس کا اصل نام جمیل ہے، نمبردار نے کہا۔ لوگ اسے جیلا کہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا اور ایک بار 6 ماہ جیل میں سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ جیلا کے بارے میں مجھے مزید معلومات تھانے کے ریکارڈ سے مل سکتی تھیں، اس لیے میں نے نمبردار سے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اتنے میں وہ آدمی جسے میں نے گاؤں سے معززین کو لانے کے لیے بھیجا تھا 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے موقع پر جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کی۔ نقشہ صورتحال مرتب کیا اور قانونی طور پر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار کی مدد سے لاش کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی شہر کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا، جو وہاں سے 25-26 میل دور تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے میں آ گیا۔ تلے والی جوتی اور چوڑیاں۔ تھانے میں آ کر میں نے اس کیس کی فائل تیار کی اور چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ASI کو بلا کر اس کیس کے متعلق بتایا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مقتول کا نام جیلا ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ جیلا کا ریکارڈ نکال کر مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ ASI اس کے متعلق پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس نے جیلا کا ریکارڈ تلاش کر کے مجھے جو کچھ بتایا، اس کے مطابق جیلا میرے تھانے کے علاقے کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اس گاؤں میں آ گیا تھا اور مزار کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ وہیں لنگر سے روٹی لے کر کھا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری یا جیب تراشی کی وارداتیں کرنے لگا۔ 1-2 مرتبہ لڑائی جھگڑے میں زخمی بھی ہوا۔ پھر ایک بھینس چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور 6 ماہ کی سزا کاٹ کر آیا تھا۔ میں نے سوچا ضرور جیلا نے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی گانٹھ لی ہوگی اور چوری چھپے اس سے ملتا ہوگا۔ کسی طرح لڑکی کے باپ یا بھائی کو اس کے ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ رات کو اس نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور جیلا کو موقع پر ہی مار ڈالا، جبکہ لڑکی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ سب مفروضہ تھا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم تھی کہ قاتل نے اگر غیرت کے جوش میں یہ قتل کیا ہے تو پھر اس نے لڑکی کو کیوں چھوڑ دیا۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ لڑکی اس وقت موقع ملنے پر بھاگ گئی جب قاتل جیلا کو مار رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا
کہ کیا قاتل نے گھر پہنچنے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہوگا یا لڑکی کو بھی مار دیا ہوگا۔ اگر لڑکی بھی مر گئی تھی تو پھر اس قتل کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک اندھا قتل تھا۔ صرف جائے واردات پر موجود لڑکی جانتی تھی کہ قاتل کون ہے۔ اس طرح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اس لڑکی تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اس کی جوتی کا ایک پاؤں اور چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ مجھے یہ کام خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کو بلا کر پوچھ گچھ کرتا اور ان کی جوتیاں اور چوڑیاں چیک کرتا۔ بہت سوچ کر آخر میں نے مخبروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تمام مخبروں کو بلا کر جوتی کا بایاں پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر سمجھایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مخبروں میں 2 ایسی عورتیں بھی تھیں جو لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھیں۔ ان کو میں نے خاص طور پر کہا کہ وہ ہر گھر پر نظر رکھیں۔ مرد مخبروں نے اپنی عورتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ وہ جوتی اور چوڑیوں والی کا سراغ لگائیں۔ مختصر یہ کہ میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ پورے علاقے میں مخبر عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ زخموں کی تفسیر وہی لکھی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں صرف یہ اضافہ تھا کہ زخموں کی گہرائی اور سائز بھی لکھا گیا تھا۔ موت کا وقت اندازاً رات 10 بجے کے بعد کا لکھا گیا تھا۔ مقتول کے معدے میں نیم ہضم شدہ خوراک پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے رات کا کھانا 8 بجے کے قریب کھایا ہوگا۔ چونکہ مقتول جیلا لاوارث تھا، اس لیے میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کرا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے مخبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ عورتوں کا شکاری۔ اس دوران میں نے مقتول جیلا کے قریبی دوستوں کو بھی تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کی۔ یہ 2 آدمی تھے جن کا مقتول کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ دونوں بھی جواری اور بھنگ چرس کے عادی تھے۔ تھانے بلائے جانے پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں سے پولیس والوں کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹا عملہ ننگی گالیوں سے ان کا استقبال کرتا ہے اور پھر ایک آدھ گھونسا تھپڑ یا چھتر ہر کوئی کار ثواب سمجھ کر مارتا ہے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس عزت افزائی پر خاصے حیران نظر آ رہے تھے کہ تھانے دار نے ان کو کرسیوں پر بٹھایا ہے۔ دیکھو، جیلا تمہارا دوست تھا، میں نے ان سے کہا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں تمہارے دوست کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ایک نے بڑے فدویانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی عورت کے چکر میں قتل ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری اس کی یاری تھی، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ دوستی ہے اور وہ اس سے ملنے جاتا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے کہا، وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ ایک عورت اس کے ساتھ پھنس گئی ہے اور وہ اس سے چوری چھپے ملتا ہے۔ پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کس سے ملنے جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ملک صاحب، پہلے نے کہا، وہ بڑا گھنا گہرا تھا جی۔ اس نے ہمارے بڑے اصرار کے باوجود بھی اس عورت کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہماری وجہ سے بات پھیل جائے گی اور اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ ویسے وہ بڑا چرب زبان آدمی تھا جی، دوسرے نے کہا۔ عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین تھا اور انہیں شیشے میں اتارنے کا فن جانتا تھا۔ میں نے تو اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ ضرور کسی دن عورت کے چکر میں مارا جائے گا۔ دیکھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کا جواب سن کر مجھے جو تھوڑی بہت امید بندھی تھی کہ جائے واردات پر موجود عورت کا سراغ مل جائے گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈنے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور مخالف نے موقع دیکھ کر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا ہو۔ میں نے جیلا کے دوستوں سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی یا گزشتہ دنوں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ دونوں نے ایک جیسا جواب دیا کہ وہ لڑنے بھیڑنے والا آدمی نہیں تھا اور لڑائی سے بھاگتا تھا۔ اس کا آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں۔ ایک نے کہا،
जुए और चोरी चकारी से जो कमाता वो औरतों को खिलाता या खुद ही ऐश करता था। इन दोनों आदमियों से मैंने बहुत से सवाल पूछे लेकिन मुझे कुछ हासिल न हुआ। ये कत्ल मेरे लिए दर्द सर बन गया था। कत्ल को 2 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक तफ्तीश के लिए कोई लाइन नहीं अख्तियार कर सका था। मैंने चौकीदार को भी बुलाकर उससे पूछताछ की थी लेकिन वो भी कुछ बता न सका। अब मेरी तफ्तीश का दारोमदार मुखबरों की कारगुजारी पर था और कोई मुखबिर अभी तक काम की इतला लेकर नहीं आया था। ये कत्ल के बाद तीसरे दिन की बात है। आधा दिन गुजर चुका था। जीला के कत्ल के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। उस दौरान मैं दूसरे केस भी निपटा रहा था मगर मेरा जहन बार बार उसी लड़की की तरफ जा रहा था कि वो कौन हो सकती है। मैं इस इम्कान पर भी सोचने लगा था कि हो सकता है चाहे वारदात से भाग जाने वाली लड़की का ताल्लुक इस गांव से ना हो बल्कि वो किसी करीबी गांव से आई हो। मेरा जहन इस बात को तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो रहा था। किसी लड़की का इतनी दूर रात के अंधेरे में वीरान जगह पर आकर किसी मर्द से मिलना मुमकिन न था। हाँ, मर्द के लिए ये काम मुश्किल नहीं है कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए दूर तक चला जाए। मैं अभी इसी उधेड़पन में था कि एक मुखबिर औरत मेरे पास आ गई। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जोश से दमक रहा था। ये तकरीबन 35-36 साल की औरत थी। इसका खामन पक्का जुआरिया था और भांग बाकायदगी से पीता था। अगर कभी जुए में जीत जाता तो बीवी को ऐश करा देता वरना उसकी जान को आया रहता और उससे पैसे मांगता रहता था। शोहर की हरकतों से तंग आकर उसने खुशहाल घरों में झाड़ू और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। उसके अलावा वो औरतों की मुट्ठी चापी भी करती थी और औरतें खुश होकर उसे कुछ न कुछ दे देती थीं। इस तरह अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। उसका नाम रानी था। उसके चेहरे पर नज़र आने वाले जोश व खरोश को देखकर मैं समझ गया कि वो कोई काम की बात मालूम करके आई है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या खबर लाई है। आज तो आपसे इनाम लूँगी थानेदार जी, उसने मुस्कुराकर कहा। फजूल बातें ना करो और काम की बात करो, मैंने सर्द मेरी से कहा। अगर इनाम वाला काम हुआ तो इनाम भी मिलेगा। रानी ने अपने बदन पर लिपटी हुई चादर के पल्लू को सामने किया जो उसकी पुश्त की तरफ झूल रहा था। मैंने देखा उसमें कोई चीज़ बंधी हुई थी। उसने वो चीज़ खोलकर मेरी मेज़ पर रख दी। ये जनाना जूती का दायां पांव था। देख लें, वही है, रानी ने कहा। मैंने पहली नज़र में ही देख लिया था कि ये बिल्कुल वैसी ही जूती है जैसी जाए वारदात से मिली थी। मैंने रानी की बात का कोई जवाब दिए बगैर बड़ी तेज़ी से उठकर अलमारी से जाए वारदात से मिलने वाला जूती का बायां पांव निकाला और मेज़ पर पड़े हुए दाएं पांव के साथ रख दिया। जूती का जोड़ा मुकम्मल हो गया था। दोनों जूतियों में कोई फ़र्क नहीं था। साइज़ और डिज़ाइन बिल्कुल एक ही था। इस बात में कोई शक न रहा कि रानी जो जूती का दायां पांव लेकर आई है वो जाए वारदात पर पाई जाने वाली बाईं जूती का हिस्सा ही है। ये जूती तुम्हें कहाँ से मिली है? मैंने रानी से पूछा। कूड़े के ढेर से, रानी ने कहा। मैंने रानी से कहा कि वो पूरी बात तफसील से सुनाए। रानी ने मुझे जो बात सुनाई वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। गांव के एक तरफ एक बड़ा पुराना जोहड़ बना हुआ था जिसमें अक्सर गांव वालों की भैंसें बैठी रहती थीं और बत्खें अपनी खुराक तलाश करती थीं। उसके जोहड़ के किनारे कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। यहाँ सारे गांव वाले कूड़ा फेंकते थे। रानी इस दिन वहाँ कूड़ा फेंकने गई तो उसे कूड़े के ढेर पर यह जूती पड़ी नज़र आ गई। उसे चौंके पहले ही कत्ल की वारदात का इल्म था और जूती का सुराग लगाने के लिए कहा गया था और उसे इस जूती की तलाश थी। उसने फ़ौरन जूती उठा ली। जूती तो मिल गई थी लेकिन जूती वाली का सुराग लगाना ज़रूरी था वरना जूती बेकार थी। जूती ने खुद तो नहीं बताना था कि वो किसकी मलकियत है। ये सुराग रसानी रानी ने खुद करनी थी। रानी ज़हीन और जहाँ दीदा थी और उस्तादी चक्कर खेलना जानती थी। उसे मालूम था कि 2-3 गरीब औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं। उसने जूती को चादर के पल्लू में बांध लिया और बारी बारी इन औरतों से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। इत्तेफाक की बात है कि दूसरी औरत ने उसका मसला हल कर दिया। रानी ने उसे जूती दिखाकर कहा, देखो कैसी नई जूती का एक पैर कूड़े के ढेर से मिला है। शायद दूसरा भी मिल जाए, तुम भी ख्याल रखना। शायद दूसरे पाँव को भूल जाओ, उस औरत ने कहा। ये मैंने अपने
हाथों से कूड़े में फेंका था। इस औरत ने रानी को बताया कि वो चौधरी जहांगीर के घर काम काज करती है। कल उसकी बीवी ताजी ने कहा कि ये जूती कूड़े में फेंक दो। उस औरत ने कहा कि कितनी खूबसूरत और नई जूती है, इसका दूसरा पाँव हो तो मुझे दे दें। तो उसके जवाब में ताजी ने उसे बताया कि दूसरा पाँव नहीं है। उसकी बड़ी बहन ये जूती मांग कर ले गई थी। उसने किसी दूसरे शहर शादी पर जाना था, वहाँ उससे बायां पाँव गुम हो गया, इसलिए अब ये एक पाँव बिल्कुल बेकार है। उस औरत ने जूती का ये पाँव कूड़े में फेंक दिया, जहाँ से ये रानी को मिल गया। उसके बाद रानी ये जूती लेकर मेरे पास आ गई थी। मैंने रानी से कुछ और बातें पूछी और फिर उससे कहा कि वो ताजी के घर काम करने वाली औरत को मेरे पास लेकर आए। मैंने उसे ये भी कहा कि राजदारी का ख़ास ख्याल रखे और ख़ास तौर पर यह बात ताजी को मालूम ना होने दे। उसके बाद मैंने रानी को कुछ रुपए इनाम के तौर पर दिए तो वो खुश हो गई। टीबी का मारा खावंद। रानी ने मेरे लिए इस उलझे हुए केस को हल करने के लिए रास्ते खोल दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी कि ताजी के ज़रिए मैं कातिल तक पहुंच जाऊंगा। अब ये बात साबित हो गई थी कि ताजी ही वो औरत थी जो कत्ल के वक्त मकतूल जीला के साथ खड्ड में मौजूद थी और ये कत्ल उसके सामने हुआ था। उस दौरान कई बार मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि कातिल को भी इल्म है कि एक औरत उस कातिल की ऐनी शाहिद है और हो सकता है कि वो उसको भी कत्ल करने की कोशिश करे, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला था और किसी औरत या लड़की के कत्ल का वाक़या नहीं हुआ था। तकरीबन आधे घंटे बाद रानी इस औरत को अपने साथ लेकर थाने आ गई, जो ताजी के घर काम करती थी। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और रानी को बाहर जाने को कहा। वो औरत जवां साल थी और खासी घबराई हुई नज़र आ रही थी। रानी के बाहर जाने पर वो मज़ीद घबरा गई। मैंने उसे तसल्ली दिलासा दिया कि वो बिल्कुल ना घबराए, इससे चंद बातें पूछनी हैं। मैंने उसके दिल से पुलिस और थाने का डर निकाल दिया और जब वो बोलने पर आमादा हो गई तो मैं उससे ताजी और उसके घर के मुतालिक सवाल पूछने लगा। वो मेरे सवालों के जवाब देती गई। इससे मुझे ताजी के मुतालिक जो मालूमात हासिल हुई वो कुछ इस तरह थी कि ताजी की शादी को 3-4 साल हुए थे और उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी वजह यह थी कि उसका खावंद अक्सर बीमार रहता था, वो टीबी का मरीज़ था। ताजी की शादी कुछ धोखे फरेब और कुछ बरादरी सिस्टम की वजह से एक टीबी के मरीज़ से कर दी गई थी। उसके खावंद के हिस्से में बाप की जायदाद में से खासी ज़रई ज़मीन और मवेशी वगैरह आए थे, इसलिए ये खुशहाल लोग थे। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। क्या ताजी इस घर में खुश है? मैंने पूछा। जिसका घर वाला नाकारा हो उसने क्या खुश होना है जी, उस औरत ने कहा। औरत दाल चटनी खाकर खुश रह सकती है मगर खामद की मोहब्बत के बगैर खुश नहीं रह सकती। मैं समझ गया कि उसके कहने का मतलब यह है कि ताजी का खामद जिस्मानी लिहाज से नाकारा था और इस काबिल नहीं था कि उसकी शादी की जाती। अगर इन हालात में ताजी ने किसी से दोस्ती लगा ली थी तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं थी। ताजी अगरचे गुनहगार थी, लेकिन ताजी से ज़्यादा वो लोग गुनहगार थे जिन्होंने इसे इस जहन्नुम में धकेला था। सुना है ताजी का चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। वो रातों को छुप छुप कर किसी से मिलती है। सुना तो मैंने भी है, इस औरत ने कहा। लोग कहते हैं कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक आंखों से ना देख लो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं इस घर का नमक खाती हूँ और मैं लोगों की बातों में आकर नमक हरामी नहीं करूँगी कि यूं ही इन्हें बदनाम करती फिरूँ। मैंने इस औरत से बहुत घुमा फिरा कर सवाल किए और उससे ये उगलवाने की कोशिश की कि ताजी फ़लाँ आदमी से मिलती मिलाती है, लेकिन उसने ऐसा कोई इशारा न दिया। मैंने उसे ये कहकर जाने की इजाज़त दे दी कि वो किसी को न बताए कि उसे थाने बुलाया गया था। वो चली गई तो मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो रानी को मेरे पास भेज दे। थोड़ी देर बाद रानी मेरे पास आ गई। मैंने सोचा था कि किसी कांस्टेबल को भेजकर ताजी को थाने बुला लूँगा, मगर फिर मैंने राजदारी के ख्याल से ये काम रानी के सुपुर्द करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने रानी को बताया कि वो ताजी को अपने साथ लेकर थाने आ जाए। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर ताजी ना आई
तो मैं उसे कांस्टेबल भेजकर भी थाने बुलवा सकता हूँ। ताजी से कह देना मैंने रानी से कहा कि मैंने उसकी इज्जत का ख्याल रखा है, इसलिए वो भी मुझसे अपनी इज्जत कराए। रानी ने कहा वो अगले दिन सुबह ताजी को साथ लेकर थाने आ जाएगी। रानी चली गई थी। अब शाम होने को आई थी। मैंने बाकी कार्रवाई अगले दिन पर डालने का फैसला किया और थाने से निकल आया। मान गई। दूसरे दिन मैं थाने में बैठा लड़ाई झगड़े का केस निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि हमारी मुखबिर औरत रानी एक औरत को साथ लेकर आई है। मैं जो झगड़े का केस निपटा रहा था, ऐसे वाकयात देहाती ज़िंदगी में आए दिन होते रहते हैं। एक आदमी ने दूसरे की ज़मीन पर लगा हुआ दरख्त काट लिया था और मालिक को उसका इल्म हो गया था। बातों बातों में बात बढ़ गई थी और नौबत डांग सोटे तक जा पहुंची थी। दोनों तरफ से कुछ आदमी जख्मी हुए थे और मामला थाने तक आ गया था। मेरी कोशिश थी कि सुलह सफाई करा दूं, मगर दोनों में से कोई फरीक इस पर राज़ी नहीं हो रहा था। मेरे लिए जीला का कत्ल मसला बना हुआ था, इसलिए मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि वो लड़ाई झगड़े के इस केस को देखे। मेरा ये एएसआई बड़ा तेज़ तरार था और जहां मौका मिल जाता रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। मुझे पता था कि अब ये दोनों पार्टियों से माल बटोरेगा और आखिर सुलह करा देगा। इन लोगों को भेजकर मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो रानी और उसके साथ आने वाली औरत को ले आए। थोड़ी देर बाद ताजी के पीछे पीछे एक लड़की भी अंदर आ गई। वो नौजवान लड़की नहीं थी बल्कि जवान साल थी। अगरचे उसकी शादी को 3-4 साल का अरसा हो गया था, मगर कोई बच्चा वगैरह ना होने की वजह से उसके चेहरे पर जवानी की रौनक और बदन की शादाबी कायम थी। उसका रंग गोरा नहीं बल्कि गंधमी था। उसके नकूश में जाज़बियत थी। उसकी एक ख़ास बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का तासुर हमवक्ती था, यानी वो ना भी मुस्कुरा रही हो तो लगता था मुस्कुरा रही है। ऐसे चेहरों से अक्सर मर्द हजरात धोखा खाकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसकी घबराहट कुदरती थी। कत्ल की वारदात उसके सामने हुई थी और वो मौका की गवाह थी। मेरी नज़र उसके बाजुओं पर गई, लेकिन उसने दोनों बाजू चादर में छुपा रखे थे। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि पूरा बदन ढका हुआ था। मैं उसकी चूड़ियाँ देखना चाहता था। मैंने उसे अपने सामने बैठने को कहा तो वो झिझकती हुई बैठ गई। मैंने रानी से कहा कि वो बाहर जाकर इंतज़ार करे। रानी के जाने के बाद मैंने ताजी से इधर उधर की कुछ बातें करके उसका खौफ दूर किया और वो मेरे साथ बातें करने लगी। अब मैं उससे अपने मतलब की बातें पूछने लगा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया ताजी, मैंने उसे कहा। मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, अगर सच सच जवाब दोगी तो तुम्हें घर जाने की इजाज़त दे दूंगा, वरना यहीं हवालात में बंद कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर ताजी के चेहरे पर परेशानी का एक साया सा आकर गुजर गया और वो अपनी जगह पर बैठी पहलू बदलने लगी। जमील को जानती हो, मैंने ताजी से कहा। ताजी जवाब देने की बजाय इस तरह मेरी तरफ देखने लगी जैसे मैंने उससे कोई गैर मुतवक्के सवाल पूछ लिया हो या फिर मेरा सवाल उसकी समझ में ही ना आया हो। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। कौन जमील? उसने बड़ी मुश्किल से अटकते हुए कहा। वह जो तुम्हारी वजह से मारा गया है, मैंने आगे को झुककर कहा। कत्ल की रात तुम उसके साथ थीं, फिर तुम उसे छोड़कर भाग आईं। ये झूठ है, ताजी ने तड़प कर कहा। मैं खड में नहीं थी, मैंने तो खड का नाम भी नहीं लिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम किस खड की बात कर रही हो? वो उसने कुछ बोलने की कोशिश मगर फिर खामोश हो गई। मैंने देखा उसका इतना अच्छा चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। उसे अभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। यही वजह थी कि वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने मेज़ की दराज से उसकी जूती का दायां पाँव निकाला जो उसने कूड़े में फेंक दिया था। मैंने दाएं जूती उसके सामने मेज़ पर रख दी। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। जूती को देखकर उसकी घबराहट में इजाफा हो गया था। इसे पहचानती हो? मैंने ताजी से पूछा और कहा। अब झूठ ना बोलना और ये ना कहना ये जूती तुम्हारी नहीं है। क्या ये जूती तुम्हारी है? उसने इस बात में सर हिलाकर इकरार किया कि ये जूती उसी की है। ये आपको कहाँ से मिली? उसने पूछा। तुम मुझसे कोई सवाल ना करो, मैंने सख्ती से कहा। सिर्फ
मेरे सवालों के जवाब दो। ये बताओ इसका दूसरा पाँव कहाँ है? जूती मेरी बहन ले गई थी, ताजी ने कहा। उसका बायां पाँव उसने गुम कर दिया, इसलिए मैंने ये एक जूती भी कूड़े में फेंक दी। उसके बाद ताजी ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह उसकी बहन ये जूती एक शादी वाले घर गुम कर आई थी। मैंने उसे बिल्कुल नहीं टोका कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। जब वो अपनी बात पूरी कर चुकी तो मैंने बगैर कुछ कहे मेज़ की दराज से उसी जूती का बायां पाँव जो जाए वारदात से मिला था निकाल कर मेज़ पर पड़े दाएं पाँव के साथ रख दिया। इस तरह जोड़ा मुकम्मल हो गया। मेरी नज़रें ताजी के चेहरे पर थीं। वो दोनों जूतियों को देखकर पहले तो बुरी तरह चौंकी, फिर एकदम यूं पीछे को हटी जैसे उसे पता हो कि जूतियों में कोई सांप छुपा बैठा है जो निकलकर उसे डस लेगा। इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे खदशा हुआ कि वो बेहोश ही ना हो जाए। तुम क्यों बार बार झूठ बोल रही हो? मैंने ताजी से कहा। मैंने पहले भी कहा था कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारे सामने जुर्म हुआ है, एक इंसान कत्ल हुआ है और मैं इस कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।